दशकों पुराने संघर्षों के माध्यम से इस ग्रह पर एक पूर्ण युद्ध राष्ट्र के रूप में इसराइल के उदय की कहार। इसराइल पूर्वी भूमध्य सागरीय तट पर स्थित एक छोटा सा यहूदी राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष के माध्यम से दुनिया में, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, एक निर्णायक सैन्य शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। विश्व रणनीतिकारों का मानना है कि ये गहराई से अध्ययन करने योग्य विषय है कि 1948 में सभी पीड़ाओं के अग्नि परीक्षा से गुजरने वाली एक आबादी के लिए पैदा हुए इस देश ने दशकों बाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत सेनाओं में से एक का निर्माण कैसे किया। इस संदर्भ में लिखित का नया वीडियो इस बारे में है कि कैसे इसराइल, जिसने स्पष्ट दुश्मन के खतरों और लगातार संघर्षों का सामना किया, एक महान युद्ध राष्ट्र बन गया। इसके अलावा आइए हम उन अन्य कारकों के बारे में अधिक जानें जिन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वतंत्र इसराइल के निर्माण से कई साल पहले मध्य पूर्व में यहूदी समुदायों ने, जहां एक सुस्पष्ट राष्ट्रवाद की जड़ें गहराई से स्थापित हो चुकी थी, अपनी आत्मरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए थे। इसलिए उस समय ब्रिटिश मेंदे फिलिस्तीन के रूप में जाने जाने वाले इस क्षेत्र के यहूदियों ने वहां के स्थानीय अरब राष्ट्रवादियों के हमलों से बचाव के लिए 3 अर्धसैनिक बलों का गठन किया। इन समूहों को, जिन्हें हगाना, इरकुन और लेकी के नाम से जाना जाता था, उस समय इसराइल के राष्ट्र की अवधारणा को साकार करने की कोशिश कर रहे यहूदी समुदाय के प्रतीकों के रूप में सराहा गया था। इसी कारण से ये सच है कि इन सीमित सैन्य बलों का उपयोग यहूदी समुदाय द्वारा फिलिस्तीन में अपने राष्ट्रीयवाद के विस्तार के लिए किया गया था, जहां बसने वाले यहूदियों और स्थानीय अरबों के बीच राष्ट्रीयता के सिद्धांतों पर विवाद थे। बाद में ये सेना इसराइल के रक्षा बलों या IDF की नींव बन गई। 1948 में इसराइल राष्ट्र की घोषणा के तुरंत बाद अरब देशों द्वारा सामूहिक रूप से इसराइल पर हमला करने से ये यहूदी राष्ट्र पूरी तरह से संकट में आ गया। हालांकि हथियारों और कर्मियों की संख्या में अपने दुश्मनों से बहुत पीछे होने के बावजूद इसराइल ने बेहतर युद्ध रणनीति का उपयोग करके उन्हें बेरहमी से हरा दिया, जिससे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल गया। इससे इसराइल ने महसूस किया कि इन दुश्मनों द्वारा पैदा किए जा सकने वाले नए खतरों के खिलाफ सैन्य शक्ति के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है, और उन्होंने किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहे को सिद्धांत को अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बना लिया। यह एक बड़ी समझ से था कि इसराइल ने हथियारों में राष्ट्र या नेशन इन आर्म्स की उत्कृष्ट अवधारणा को लागू करना शुरू किया, क्योंकि उनकी सैन्य संख्या आसपास के दुश्मन देशों की तुलना में बहुत कम थी। इसके हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी यहूदी, रूस और सत्तेसीय नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू किया। पुरुषों को लगभग 3 साल और महिलाओं को कम से कम 2 साल तक सेना में सेवा करनी होती। इस कानून ने, जिससे इस्राएली समाज पर एक बड़ा प्रभाव डाला, सैन्य सेवा को देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बना दिया और इसके अलावा उच्च सामाजिक मान्यता के लिए एक माप बन गया। तथ्य ये है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त नागरिक अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद सामान्य जीवन में लौट आते हैं, लेकिन वे हमेशा इसराइल के आरक्षित बल के हिस्सों के रूप में युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी आबाद स्थिति में ये स्थिर प्रणाली इसराइल की आबादी के एक बड़े हिस्से को खंडों के भीतर एक पूर्ण युद्ध के लिए सैनिकों में बदलने में सक्षम है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये पूरी राष्ट्र ने अरब देशों के साथ 1956 के ज़्वेज़ युद्ध, 1967 के 6 दिवसीय युद्ध और 1973 के योम किपुर युद्ध में इसे सफलतापूर्वक किया था। ये तथ्य कि ये व्यवस्था आज तक इसराइल द्वारा लड़े गए किसी भी युद्ध में बनी हुई है, इस व्यवस्था को दुनिया के सामने अद्वितीय बनाती है। इसलिए ये व्यवस्था इसराइल में सेना और समाज के बीच सभी सीमाओं को अप्रचलित बना दिया है, और ये अप्रत्याशित स्थिति में अपनी अधिकांश युवा आबादी की लड़ाई में उतरने के लिए इसराइल राष्ट्र की तैयारी को भी साबित करता है।
वैश्विक रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि इसराइल, जिसे राष्ट्र निर्माण की शुरुआत में ही अरब गठबंधन के गंभीर त्रिआयामी हमले का सामना करना पड़ा था, मुख्य रूप से केवल 3 युद्धों से अपने बाद के रणनीतिक विकास को तेज करने में मदद की। उनका निष्कर्ष ये भी है कि इसराइल को बाद में दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली कई सैन्य रणनीतियां और उन्हें समर्थन देने वाली शक्ति इन्हीं लड़ाइयों से मिली। 1956 के सुएज संकट में इसराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर इजिप्ट पर हमला किया और इस युद्ध में एक रक्षात्मक शक्ति से परे विश्व के सामने ये साबित कर दिया कि उनके पास दुश्मन देश की धरती पर बहुत दूर तक घुसने और लड़ने की क्षमता है। फिर वर्षों बाद 1967 में इस्राएली सेना ने फिर से अरब गठबंधन की एक बड़ी सेना का सामना किया और केवल 6 दिनों में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया और उनसे गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूसलेम, गोलान हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध ने, जिसने मध्य पूर्व के मानचित्र को फिर से लिखा, बाद में 6 दिवसीय युद्ध के रूप में जाना गया। इस घटनापूर्ण संघर्ष में जीत ने इसराइल को पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना दिया। 1973 के योम किपुर युद्ध में सीरिया और इजिप्ट ने एक आश्चर्यजनक हमले के माध्यम से इसराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला, लेकिन यहूदी राष्ट्र ने शुरुआत में हुई अपने हाल को पार करते हुए एक शानदार जीत हासिल की। परिणामस्वरूप इस युद्ध ने इसराइल को खुफिया क्षेत्र में अपनी तैयारियों पर समग्र रूप से ध्यान केंद्रित करने और हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहने के लिए सिखाए। 1973 के विश्व प्रसिद्ध योम किपुर युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों से मिले कुछ कड़वे अनुभवों के आधार पर इसराइल ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने का फैसला किया और बाद के वर्षों में इसे उद्देश्य के लिए कई काम किए। सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक ये था कि इस्राएली सेना को, जो अपने दुश्मनों की सेनाओं की तुलना में संख्या में कम थी, को अधिक तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाए। इसका उद्देश्य इन परिवर्तनों के माध्यम से इस्राएली सेना की कम संख्या की कमी को दूर करना था। इसके साथ ही देश में अधिक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाएं और हथियार कारखाने स्थापित करने के लिए जोरदार प्रयास शुरू किए गए। 90 के दशक के अंत तक यहूदी राष्ट्र में एक शक्तिशाली हथियार औद्योगिक परिसर अस्तित्व में आया। परिणामस्वरूप इसराइल ने इस तकनीकी प्रगति के छोटी दूरी और लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणालियां, जासूसी के लिए ड्रोन, साइबर युद्ध टैंक और युद्ध पोत विकसित किए। सैन्य सेवा के दौरान दिए गए तकनीकी प्रशिक्षण से सेना के कोई युवा बाद में युद्ध सामग्री के निर्माण पर आधारित इस्राएली हाई-टेक उद्योग में उद्यमी बनने में सक्षम हुए। इस अनुकूल स्थिति के कारण देश में सेना और तकनीकी क्षेत्र के बीच एक आपसी सहयोग और उससे परे एक बड़ा अटूट संबंध विकसित हुआ। इसके साथ ही इस्राएली सेना ने पारंपरिक युद्ध रणनीतियों के समानांतर असममित युद्ध रणनीतियों में भी दक्षता हासिल की है। यही कारण है कि ये साबित हो चुका है कि इसराइल ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जो वे करते रहे हैं, शहरों में लड़ाई, रेगिस्तान और चट्टानों में सुरंग युद्ध और व्यक्तियों को लक्षित करने वाले हत्याओं के लिए नई रणनीति विकसित की है। अंत में ये स्पष्ट है कि इसराइल का दुनिया में सबसे अच्छी पूर्ण युद्ध राष्ट्र में से एक बनना केवल एक रात में नहीं हुआ। ये उस सैन्य संघर्षों का भी एक परिणाम है जिसका सामना देश दशकों से कर रहा है और अस्तित्व के लिए उनकी अथक इच्छा का भी है। हम देख सकते हैं कि दूरदर्शी योजना, अनिवार्य सैन्य सेवा, एक शक्तिशाली सैन्य औद्योगिक परिसर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र में एक शानदार छलांग और एक लगातार सतत समाज, ये सभी इस यात्रा में मील के पत्थर थे। इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है कि ये व्यापक सैन्यीकरण इसराइल राष्ट्र के लिए अपने चारों ओर के दुश्मनों के खतरों से अपने अस्तित्व का सुनिश्चित करने के एक बड़ा कवच है।